इंसान होने की कला, ऑडियो बुक ब्रीफ, भाग 1। रुको, बस एक पल के लिए सब कुछ बंद करो। फोन रखो, आंखें बंद करो और एक सवाल खुद से पूछो। अगर आज तुम्हें सब कुछ भूलना पड़े, नाम, परिवार, देश, धर्म, नौकरी, दोस्त, सब कुछ, तो बचेगा क्या? सोचो। ये सवाल दुनिया के बड़े बड़े सोचने वालों ने पूछा और इसका जवाब ढूंढते ढूंढते उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। आज वही जवाब मैं तुम्हारे साथ बांटने वाला हूं। यह है ऑडियो बुक ब्रीफ और आज की किताब है इंसान होने की कला। अगले 1 घंटे में तुम वो सब जानोगे जो स्कूल ने नहीं बताया, घर ने नहीं बताया और शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तो चाय बनाओ, आराम से बैठो और दिमाग खुला रखो। शुरू करते हैं। ये किताब लिखी है माइकल वेश ने। ये एक ऐसे इंसान है जो कमरे में बैठकर किताबें नहीं पढ़ते। ये दुनिया के जंगलों में जाते हैं, आदिवासियों के साथ रहते हैं, उनका खाना खाते हैं, उनकी बोली सीखते हैं, उनके साथ हंसते हैं, उनके साथ रोते हैं। हां, सच में रोते हैं। ये बाद में बताऊंगा। अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी ने इन्हें सबसे अच्छे प्रोफेसर का इनाम दिया। लेकिन ये कोई साधारण प्रोफेसर नहीं है। ये एक खोजी है जो हम इंसानों को समझने निकले हैं। और इस किताब में उन्होंने एक बड़ी बात कही है। तुम जो हो वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी परवरिश, तुम्हारा माहौल, तुम्हारी बोली, तुम्हारे रिश्ते, ये सब मिलकर तुम्हें बनाते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो ये सब कैसे काम करता है? आज यही जानेंगे, एक एक करके। शुरू करते हैं उस एक दिन से जिसने माइकल वेश की पूरी जिंदगी पलट दी। बात है कॉलेज के एक पुराने कमरे की। माइकल वहां बैठे हैं। उन्हें इंसानों के बारे में पढ़ाई वाला एक विषय लेना था, सिर्फ एक जरूरत पूरी करने के लिए। कोई रुचि नहीं थी। उस्ताद आए और चुप रहे। पर्दे पर एक तस्वीर आई, काले धब्बे, रंग बिरंगी रेखाएं, अजीब सा नक्शा। पूरे कमरे ने सोचा, ये क्या है? और फिर माइकल ने ध्यान से देखा और उनका दिमाग हिल गया। ये दुनिया का नक्शा था, बस उल्टा। दक्षिण ऊपर था, उत्तर नीचे था, ऑस्ट्रेलिया बीच में था। सब कुछ अजीब लग रहा था, गलत लग रहा था। उस्ताद ने धीरे से पूछा, क्या ये गलत है? पूरा कमरा चुप। फिर उस्ताद बोले, किसने तय किया कि उत्तर ऊपर होगा? भगवान ने? नहीं, किसी यूरोपीय नक्शा बनाने वाले ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यूरोप में बैठा था और यूरोप उसे ऊपर लगता था। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। और फिर उस्ताद ने कुछ किया जो माइकल कभी नहीं भूले। उन्होंने एक केला निकाला और बोले, तुम लोग इसे गलत तरफ से छीलते हो। बंदर इसे नीचे से छीलते हैं, जहां काला हिस्सा होता है। एक बार कोशिश करो। कुछ बच्चों ने कोशिश की और सच में वो तरीका आसान था। माइकल उस दिन कमरे से बाहर निकले तो उनका दिमाग चकरा रहा था। एक बड़ा एहसास हुआ था जो मैंने हमेशा सही समझा, वो सिर्फ मेरी आदत थी, सच नहीं। और यहां मैं एक पल रुकना चाहता हूं। मेरी राय में यह सबसे जरूरी बात है जो कोई इंसान सीख सकता है। हम सब एक बुलबुले में जीते हैं, अपनी आदतों का बुलबुला, अपने माहौल का बुलबुला, अपने विश्वासों का बुलबुला। और हम सोचते हैं यही पूरी दुनिया है। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत अलग है। तुम्हारे लिए एक सवाल, तुम्हारी जिंदगी में कौन सी एक चीज है जो तुम बिना सोचे करते हो? सुबह उठकर फोन देखना, रोज वही खाना, रोज वही रास्ता। क्या तुमने कभी पूछा, ये क्यों? अगर नहीं तो आज पूछो। अब बात करते हैं एक बड़े विचार की, अपनी नजर से दुनिया देखना। इसका मतलब है अपने माहौल को दुनिया का सच समझना। जो मैं खाता हूं वही सही, जो मैं पहनता हूं वही सामान्य, जो मेरे घर में होता है वही होना चाहिए। हम सब ये करते हैं बिना सोचे। एक सच्चा उदाहरण सुनो। एक अमेरिकी पहली बार भारत आया। उसने देखा कि लोग हाथ से खाना खा रहे हैं। उसके मन में तुरंत आया,
ये तो गंदगी है, ये तो पिछड़ापन है, लेकिन उसे नहीं पता था। खोज कहती है कि हाथ से खाने पर खाने का गर्माहट महसूस होती है, दिमाग को संकेत जाता है, हाजमा बेहतर होता है। और कांटा चम्मच तो सिर्फ 300 साल पुराना आविष्कार है। लाखों साल से इंसान हाथ से खाता था। तो गलत कौन है? अब दूसरा उदाहरण। पापुआ न्यू गिनी में एक खेल खेला जाता है, बिल्कुल मुकाबले वाला। दोनों टीमें पूरी ताकत लगाती है और जब खेल खत्म होता है सब चाहते हैं कि नतीजा बराबरी का हो, कोई जीतना नहीं चाहता। अमेरिकी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, ये कैसा खेल है? लेकिन वहां का सोचना बहुत गहरा है। अगर मैं जीता तो दूसरी टीम हारी और हारने वाले से मेरा रिश्ता खराब होगा। रिश्ता जीत से ज्यादा जरूरी है। यहां मेरी राय है। मुझे लगता है हम भारतीय इस बात को पहले बेहतर समझते थे। हमारे यहां रिश्ते हमेशा पहले थे, लेकिन आज हम भी वही गलती कर रहे हैं। काम पहले, पैसे पहले, आगे बढ़ना पहले, रिश्ते बाद में, और नतीजा अकेलापन है। सोचो, क्या तुमने कभी किसी को सिर्फ इसलिए आका कि वो तुम्हारे जैसा नहीं था? अलग खाना, अलग बोली, अलग धर्म, अलग तरीका। अगर हां, तो बधाई हो, तुम भी इस जाल में हो। और ये बुराई नहीं है, ये इंसानी फितरत है। लेकिन अब जब तुम्हें पता है, तुम चुनाव कर सकते हो। अब एक बहुत मजेदार बात। 1956 में एक खोजी ने एक लेख लिखा। उन्होंने एक रहस्यमय जाति का वर्णन किया। नाम था नासिरेमा। उन्होंने लिखा, ये लोग एक अजीब काम करते हैं। हर घर में एक छोटी जगह होती है। उस जगह में एक जादुई संदूक होता है जिसमें दवाइयां रखी जाती है। रोज सुबह ये लोग उस जगह के सामने खड़े होते हैं, एक छोटी सी छड़ी लेते हैं, एक जादुई चूर्ण मुंह में डालते हैं और अजीब हरकतें करते हैं। उनका मानना है कि उनका शरीर अपने आप गंदा है। अगर ये काम न करे तो दांत गिर जाएंगे, रिश्ते बिगड़ जाएंगे। लेख पढ़कर सब सोचने लगे, ये कौन लोग हैं? और फिर राज खुला। नासिरेमा यानी अमेरिकन। बस उल्टा पढ़ो। वो जगह यानी बाथरूम, वो संदूक यानी दवाइयों की अलमारी, वो छड़ी यानी दांत साफ करने वाला ब्रश, वो चूर्ण यानी दांत साफ करने वाला पाउडर। हम ही नासिरेमा है। और ये सोचो, दांत साफ करने वाला पाउडर हमें डराकर बेचा जाता है। अगर ये ब्रांड नहीं लगाया तो दांत खराब, प्यार नहीं मिलेगा। एक खोजी की नजर से हम उतने ही अजीब हैं जितना हम दूसरों को समझते हैं। यहां मेरी राय है। ये बात मुझे हर बार हंसाती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। हम दूसरों की परंपराओं को देखकर हंसते हैं, लेकिन अपनी परंपराओं पर कभी सवाल नहीं उठाते। तो अगली बार जब किसी और के तरीके को अजीब कहो, एक बार रुको और सोचो कि कोई बाहर से तुम्हें कैसे देख रहा होगा। भाग एक यहां खत्म होता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि हम इंसान कैसे बने। लाखों साल की वो कहानी जो स्कूल ने कभी नहीं बताई। भाग 2। अब एक बड़े सवाल पर आते हैं, हम बने कैसे? मतलब हम इंसान कहां से आए, क्यों आए, और हम बाकी जानवरों से इतने अलग क्यों हैं? ये सवाल मुझे हमेशा रोमांचित करता है, क्योंकि जवाब उतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। चलो समय में पीछे जाते हैं, 60 लाख साल पीछे। अफ्रीका, घना जंगल, गर्मी, फल, बंदर जैसे जीव। हमारे पुरखे चिंपांजी जैसे थे, 4 हाथ पांव से चलते थे, पेड़ों पर रहते थे, फल खाते थे, जिंदगी ठीक ठाक थी। और फिर धरती बदली। लाखों सालों में धीरे धीरे मौसम बदला, जंगल छोटे होने लगे, फल कम हो गए, खाने की तंगी आने लगी। और तब हमारे पुरखों के एक छोटे से झुंड ने एक अनोखा काम किया। वो पेड़ों से नीचे उतरे और 2 पांवों पर चलने लगे। ये सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन इस एक बदलाव ने पूरी दुनिया पलट दी। जब 2 पांवों पर चलने लगे, हाथ आजाद हो गए। और आजाद हाथों से क्या हुआ? औजार बने, खाना दूर तक ले जाया जा सका, बच्चों को गोद में उठाया जा सका, एक दूसरे को छूकर सहारा दिया जा सका। और यहीं से शुरू हुई वो यात्रा जो आज तुम तक पहुंची है।
अब एक बात जो तुम्हें चौंका देगी, शेर 60 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकता है, हम सिर्फ 27 किलोमीटर। तो शेर हमसे तेज है, चीता हमसे तेज है, घोड़ा हमसे तेज है, फिर हम इतने कामयाब कैसे हुए? जवाब है पसीना। हां, पसीना। हमारे पूरे शरीर पर पसीने की जगहें हैं। जब हम दौड़ते हैं पसीना आता है और पसीना हमारे शरीर को ठंडा रखता है। शेर को यह बात नहीं पता। शेर को मुंह से हाफना पड़ता है और इसीलिए थोड़ी देर तेज दौड़ने के बाद शेर को रुकना पड़ता है। हम घंटों दौड़ सकते हैं। इसी ताकत से हमारे पुरखे एक खास तरीके से शिकार करते थे। एक जानवर को बस पीछा करते रहो, तेज नहीं, बस लगातार, घंटों, जब तक वो जानवर गर्मी से थककर गिर न जाए। ये आज भी अफ्रीका के एक रेगिस्तान में कुछ लोग करते हैं और मेक्सिको के एक पहाड़ी इलाके के लोग तो एक ही दिन में 100 मील से ज्यादा दौड़ सकते हैं बिना रुके। यहां मेरी राय है, ये जानकर मुझे अपने इंसानी शरीर पर बहुत गर्व होता है। हम खुद को कमजोर समझते हैं, लेकिन हम असल में अद्भुत हैं। हमारा शरीर लाखों साल की मेहनत का नतीजा है। इसे बेकार मत समझो। लेकिन आज हम इस शरीर के साथ क्या कर रहे हैं? दिन भर कुर्सी पर बैठते हैं, सीढ़ियों की जगह लिफ्ट लेते हैं, पैदल चलने की जगह गाड़ी चलाते हैं और फिर शिकायत करते हैं, कमर दर्द है, घुटने दुखते हैं, नींद नहीं आती, मन उदास रहता है। ये बीमारियां नहीं है, ये हमारे शरीर और हमारी आधुनिक जिंदगी का टकराव है। हमारा शरीर चलने के लिए बना है, हरकत के लिए बना है, और जब हम ये नहीं करते शरीर विरोध करता है। एक छोटा सा परीक्षण करो अभी। पैर पूरे जमीन पर रखो, घुटने बाहर करो और बिल्कुल नीचे बैठो, एकदम नीचे। कर सके? अगर नहीं तो ये बुरी बात नहीं है, लेकिन ये एक इशारा है। तुम्हारे शरीर को हरकत की जरूरत है। बस रोज 10 मिनट चलो, उठो बैठो, खिंचाव करो, सीढ़ियां चढ़ो। तुम्हारा शरीर इसका शुक्रगुजार होगा। अब एक और बड़ी बात, हम बचे कैसे? जवाब है मिलकर जीना। अफ्रीका के जंगलों में एक खोजी थे, क्लॉस। वो जानवरों की आवाजों का अध्ययन कर रहे थे। एक दिन उन्होंने ध्यान दिया, एक खास बंदर की जाति अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालती है। जब बाज आता है, एक आवाज। जब तेंदुआ आता है, दूसरी आवाज। बाकी बंदर सुनकर समझ जाते हैं कि किस तरफ से किस तरह का खतरा है। ये सिर्फ आवाज नहीं थी, ये बोली की शुरुआत थी। और एक दिन वो खोजी खुद जंगल में थे। बंदरों ने तेंदुए का इशारा दिया और वो खोजी को एहसास हुआ खतरा असली है। वो भागे। कुछ स्थानीय लोगों ने तेंदुए को भगाया और उनकी जान बची। उस दिन उन्हें समझ आया, हम कभी अकेले नहीं जिए, हमेशा साथ मिलकर जिए, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यहां मेरी राय है, आज की दुनिया में हम ये भूल गए हैं। हम सोचते हैं अकेले कामयाब हो सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं, खुद ही सब कर सकते हैं। लेकिन इंसान अकेला रहने के लिए नहीं बना, हम साथ में जीने के लिए बने हैं। और जब हम अकेले रहते हैं, हम अंदर से टूटने लगते हैं। भाग 3, आज का आखिरी और सबसे गहरा भाग। शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जो तुम्हें भीतर तक हिला देगी। एक आदमी था, नाम था इल्डेफोसो, उम्र 27 साल। वो बोल सुन सकता था, शरीर से बिल्कुल सही था, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी बोली नहीं सीखी थी। कोई भी नहीं, कोई इशारों वाली बोली नहीं, कोई बोली नहीं, एक भी शब्द नहीं। वो एक ऐसी दुनिया में जी रहा था जहां चीजें थी, लोग थे, लेकिन किसी चीज का कोई नाम नहीं था। एक पल के लिए सोचो, मेज है लेकिन उसका कोई नाम नहीं, पानी है लेकिन उसका कोई नाम नहीं, मां है लेकिन उसका कोई नाम नहीं। 27 साल इसी तरह। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात हुई सूजन से, जो इशारों वाली बोली सिखाती थी। सूजन ने धीरे धीरे उसे इशारे दिखाने शुरू किए। हफ्ते बीते, कुछ नहीं हुआ।
इल्डेफोंसो बस नकल करता था, जैसे शीशा। और फिर एक दिन सूजन ने मेज पर हाथ रखा और इशारा किया, मेज। और इल्डेफोंसो की आंखों में कुछ जला। वो मेज को देखने लगा, फिर सूजन कोट, फिर मेज कोट, फिर अपने हाथ कोट। उसकी आंखें भर आई। वो मेज पर हाथ मारने लगा और इशारों में मांगने लगा, और सूजन ने इशारे किए। किताब, दरवाजा, घड़ी, कुर्सी, खिड़की, आसमान। और इल्डेफोंसो मेज पर सिर रखकर रोने लगा। क्यों? क्योंकि 27 साल की उम्र में पहली बार उसे पता चला कि इस दुनिया की हर चीज का एक नाम है और उस नाम से वो दूसरों से जुड़ सकता है, उन्हें बता सकता है कि वो क्या महसूस कर रहा है। 27 साल की उम्र में उसने पहली बार इंसानों की दुनिया में कदम रखा। यहां मेरी राय है, ये कहानी मुझे हर बार रुला देती है, क्योंकि ये बताती है कि बोली कितनी जरूरी है। बोली सिर्फ बात करने का तरीका नहीं है। बोली वो धागा है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है, जो इंसान को इंसान बनाता है। लेकिन बोली सिर्फ जोड़ती नहीं, बोली हमारी सोच भी बनाती है। पापुआ न्यू गिनी में एक जाति है जहां हर बात में दिशा बताना जरूरी है। मैं जा रहा हूं, ये अधूरा है। मैं उत्तर की तरफ, पहाड़ से नीचे, नदी के किनारे जा रहा हूं, ये पूरा है। इस तरह बात करते करते वहां के लोगों की दिशा की समझ इतनी तेज हो जाती है कि एक बार उन्हें अंधेरे में 20 बार घुमाया गया और फिर पूछा, उत्तर कहां है? उन्होंने सही बताया। अंग्रेजी बोलने वाले पूरी तरह भटक गए। बोली सिर्फ बोलना नहीं, बोली सोचना है। और इसीलिए जो शब्द हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। आज से एक काम करो, ध्यान दो, जब तुम कहते हो हमेशा ऐसा होता है, कभी कुछ नहीं बदलेगा, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये शब्द तुम्हारा सच बनाते हैं। ये तुम्हारे दिमाग को यकीन दिला देते हैं कि यही असलियत है। इन्हें बदलो। हमेशा की जगह कहो, आज ऐसा हुआ। कभी नहीं की जगह कहो, अभी रास्ता नहीं दिख रहा। मैं नहीं कर सकता की जगह कहो, मैं अभी नहीं जानता कैसे करूं। छोटा बदलाव, बड़ा फर्क। अब 3 बड़े सवालों पर आते हैं। मैं कौन हूं? प्यार क्या है? और अच्छी जिंदगी कैसी होती है? पहला सवाल, मैं कौन हूं? एक बड़े सोचने वाले ने एक बेहद गहरी बात कही थी। मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं। मैं वो भी नहीं हूं जो तुम सोचते हो। मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं कि तुम मेरे बारे में सोचते हो। एक बार और सुनो, मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं कि तुम मेरे बारे में सोचते हो। इसका मतलब है कि हमारी पहचान एक शीशे की तरह है। हम दूसरों की नजर में खुद को देखते हैं। इसीलिए जब माइकल वेश पापुआ न्यू गिनी गए, जहां कोई उन्हें नहीं जानता था, उन्हें लगा जैसे वो खो गए, क्योंकि कोई शीशा नहीं था। हमारी पहचान रिश्तों में बनती है और इसीलिए जब रिश्ते टूटते हैं हम खो जाते हैं। यहां मेरी राय है, ये बात आज के जमाने में बहुत जरूरी है। हम सब दूसरों की राय पर टिके हैं। हम देखते हैं कि लोग हमें कितनी पसंद करते हैं और उसी से तय करते हैं कि हम कितने काबिल हैं। लेकिन ये पहचान कितनी कमजोर है। असली पहचान तुम्हारे उन बातों में है जो तुम मानते हो, तुम कैसे जीते हो, तुम दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हो। एक काम करो, कागज पर लिखो, मैं कौन हूं? 10 जवाब। फिर देखो कितने जवाब किरदार है, बेटा, इंजीनियर, पति, और कितने जवाब तुम्हारी असली सोच है, ईमानदार, दयालु, जिज्ञासु। असली तुम तुम्हारी सोच में हो, किरदारों में नहीं। दूसरा सवाल, प्यार क्या है? तुमने फिल्मों में देखा है, एक सही इंसान, आत्मा का साथी, नियति। ये सुंदर ख्याल है, लेकिन ये ख्याल सिर्फ कुछ 100 साल पुराना है और ज्यादातर पश्चिमी दुनिया से आया है। पापुआ न्यू गिनी में जोड़ा बनने का कारण होता है। हम साथ खेती कर सकते हैं। ये ठंडा नहीं है, ये असली है। और उनके रिश्ते अक्सर ज्यादा पक्के होते हैं क्योंकि वो उम्मीदों से नहीं, वादे से बने होते हैं।
यहां मेरी राय है, मुझे लगता है हम प्यार को लेकर बहुत फिल्मी हो गए हैं। हम सोचते हैं कि एक जादुई इंसान आएगा और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में रिश्ते मेहनत मांगते हैं, रोज का चुनाव मांगते हैं। प्यार एक एहसास नहीं है, प्यार एक फैसला है। और तीसरा सवाल, अच्छी जिंदगी कैसी होती है? हार्वर्ड नाम की एक बड़ी पढ़ाई की जगह ने एक खोज की। 80 साल तक सैकड़ों लोगों पर। यह इंसानी इतिहास की सबसे लंबी खुशी की खोज है। सवाल एक था, खुश इंसान कौन होता है? पैसे? नहीं। शोहरत? नहीं। बड़ी नौकरी? नहीं। जवाब था, जिनके रिश्ते गहरे थे, वो लोग ज्यादा खुश थे, ज्यादा तंदुरुस्त थे और ज्यादा लंबा जीते थे। बस इतना सरल, इतना जरूरी। यहां मेरी राय है, यह सुनकर मुझे हर बार एक झटका लगता है, क्योंकि हम पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं और रिश्तों को बाद के लिए रख देते हैं। मां बाप के पास जाने का वक्त नहीं, दोस्तों से मिलने का वक्त नहीं, और 80 साल की खोज कहती है कि जो हम बाद के लिए रख रहे हैं वही असल जिंदगी है। तो आज एक काम करो, उस एक इंसान को खबर करो जिससे बहुत दिनों से बात नहीं हुई। बस इतना लिखो, याद आए, कैसे हो? बस इतना काफी है। और अब आखिरी बात, माइकल वेश ने इस पूरी किताब में एक बात बार बार कही, इंसान होना एक कला है। जैसे एक चित्रकार कैनवास पर रंग भरता है, तुम अपनी जिंदगी पर अपने चुनाव भरते हो, लेकिन कैनवास खाली नहीं है। माहौल ने कुछ रेखाएं बना दी है, हमारे पुरखों ने कुछ रंग दिए हैं, समाज ने कुछ किरदार सौंप दिए हैं, लेकिन रंग भरने वाला ब्रश तुम्हारे हाथ में है। यहां मेरी आखिरी राय है, हम में से ज्यादातर लोग ये भूल जाते हैं कि ब्रश हमारे हाथ में है। हम सोचते हैं कि जिंदगी बस हो रही है, नौकरी करनी है, घर बनाना है और फिर एक दिन सब खत्म। लेकिन नहीं, हर दिन हम चुनाव करते हैं, कैसे बोले, कैसे सोचे, किसके साथ वक्त बिताए। ये सब चुनाव मिलकर तुम्हारी जिंदगी बनाते हैं। तो रोज एक सवाल खुद से पूछो, आज मैं क्या चुन रहा हूं? क्योंकि यही है इंसान होने की कला। और एक आखिरी बात जो माइकल वेश ने कही और जो मैं तुम्हारे साथ छोड़ना चाहता हूं, तुम सिर्फ सोचकर जिंदगी नहीं बदल सकते, तुम्हें जीकर नई सोच बनानी होती है। यानी बाहर जाओ, नए लोगों से मिलो, नई चीजें आजमाओ, गलतियां करो, सीखो। यही असली जिंदगी है। दोस्तों, तीनों भागों में हमने जाना अपना माहौल हमें कैसे बनाता है, हम इंसान कैसे लाखों साल में बने, बोली की ताकत क्या है, हमारी पहचान कहां से आती है, प्यार का असली मतलब क्या है और अच्छी जिंदगी के लिए क्या जरूरी है। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो ऑडियो बुक ब्रीफ को जरूर फॉलो करो। हर हफ्ते एक किताब, सरल, गहरी और जिंदगी बदलने वाली। और उस दोस्त को ये वीडियो जरूर भेजो जो बहुत सोचता है लेकिन किताबें नहीं पढ़ता। मिलते हैं अगली वीडियो में।